lecture. So yesterday we did the models as well as the mechanism of enzyme action. So today we are just going ahead with some characteristics as well as what we say uh, the applications of enzymes basically. So if we just revise in a shortcut the last lecture, तो उसमें ये था कि सबको समझ में आ गया था लास्ट लेक्चर? Yes or no? Pick up. Yes. Okay, so I was about to do the characteristics and applications, but before that, just revision of yesterday's lecture. कि हमारा क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कोलाइड करता है और वो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसके बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड वो ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है. अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो एंजाइम बहुत टाइम लेता है, तो एक रिएक्शन काम करने के लिए बहुत टाइम ले सकता है. लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट होएगा सो इट विल लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन एंड जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिल जाता है. So that was the graph. With and without catalyst was seen. What is the active site that was explained कि एक्टिव साइट क्या होती है. जो प्रोटीन होता है वो उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं. वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन करके. माय वॉइस इज क्लियर टू अदर्स और कट रही है? No, ma'am. कमल जी Ma'am, clear है. कोई नहीं क्लियर. मे बी आपका नेटवर्क इशू होगा कोई, बट बाकी सबको क्लियर है. So please check. And I was saying कि हाँ एक्टिव साइट ऐसे होती है तो वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करती है, फिर वो उसमें जो भी सब्सट्रेट और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उनमें जो इंटरेक्शंस होती हैं दे आर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक हाइड्रोफोबिक है, वीक आयनिक इंटरेक्शंस है. एंड वी ऑलवेज say that an enzyme substrate complex has been formed, and after that we can say कि enzyme और product एक बन जाता है और वो अभी जुड़ा हुआ है, that is in a complex form, and at last a product is released out of the enzyme. So इस चीज को, इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट हैव गिवन 2 or 3 मॉडल्स. उसमें था लॉक एंड की मॉडल था जिसमें शेप और सबस्ट्रेट की जो शेप एंड ज्योमेट्री है एंजाइम की और सबस्ट्रेट की वो लॉक एंड की जैसी फिट है कि वो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन दैट वाज नॉट गिविंग गुड mechanism for explaining inhibition, enzyme inhibition वगैरह, तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया था. And after that induced fit model was given. That model that induced fit model ने properly explain किया कि पहले वो सबस्ट्रेट जो है वो उसकी विसिनिटी में आता है, मतलब उसके पास आता है, तब एंजाइम के में एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा एंड आफ्टर दैट वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा एंड देयर इज सम रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट. एंड आफ्टर दैट दो सबस्ट्रेट्स अगर 2 हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, अगर एक है वो टूटना है तो टूट जाएगा, अगर कन्वर्ट होना है तो कन्वर्ट हो जाएगा. वो सारा का सारा प्रोसेस
एंजाइम की प्रेजेंस में हो जाएगा एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द एंजाइम. So that was explained in somewhat detail by this book notes. ये basically PTU के book के notes हैं. You might be having this book as well, or I'll send you the PDF as well. तो ये था लॉक एंड की मॉडल. बट इंड्यूस फिट मॉडल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये रीओरिएंटेशन होती है एक्टिव साइट की और वो आपस में फिर बाद में लॉक एंड की जैसे वो जुड़ जाते हैं आपस में, क्योंकि उनमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पहले उस पोजीशन में नहीं होते कि वो एक अच्छी सी एक्टिव साइट क्रिएट कर सकें. दैट्स व्हाई जब वो पास में आएगा तब उसमें भी कोई चेंज आएगा, इसमें भी कोई चेंज आएगा और वो आपस में जुड़ जाएंगे. और यही मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल एज वेल एज दिस सबस्ट्रेट स्ट्रेन मॉडल, ये और थर्ड था. जो ये दोनों मॉडल्स हैं यही आजकल अपनाए गए हैं. एंड इसमें भी यही था कि सबस्ट्रेट जब आता है तो एंजाइम में इंड्यूस होती है कंफर्मेशनल चेंज, और एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट में एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है so that it will bind to the enzyme. जब एंजाइम के साथ बाइंड होएगा तो वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस लेके आएगा सबस्ट्रेट में स्ट्रेन की वजह से, और वहां पे एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. आइदर नया बन जाएगा और इस दूसरी तरफ का जो प्रोडक्ट है आइदर वो सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा प्रोडक्ट में और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा. कुछ भी है उसने एक ए से बी बनना है तो वो एंजाइम की प्रेजेंस में जल्दी हो जाएगा. ठीक है. देन इज द एप्लीकेशन. तो एक है एंजाइम एक्टिविटी का एक और भी टॉपिक है, वो हम कल करेंगे, जिसमें है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच, और इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन. ये होंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द एंजाइम एक्टिविटी. कि अगर कुछ ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होएगी कि ज्यादा होएगी. ठीक है, ये हम कल करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर वी शुड बी नोइंग दैट आल्सो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि इट इज हैविंग अ कोलॉइडल नेचर. मतलब कि ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल नहीं होता. उसमें उसका जो एंजाइम का साइज है वो काफी बड़ा है. ठीक है. एंड उसकी जो डिफ्यूजन है, मतलब कि एक जगह से दूसरी मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डिफ्यूज करना है, लाइक फ्रॉम वन कंपार्टमेंट ऑफ सेल टू अनदर. जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर पानी है अंदर सेल, अगर यहाँ पे कोई सेल है और बाहर पानी है तो वो एक्सक्यूज मी, तो वो डिफ्यूज आउट कर रहा है या पानी अंदर जा रहा है. तो ऐसी चीजें डिफ्यूजन तभी हो पाती है अगर उसका साइज छोटा हो. किसी भी मॉलिक्यूल का साइज छोटा होना चाहिए, दैट देन ओनली डिफ्यूजन विल बी देयर, इजी डिफ्यूजन. बट इसका साइज जो है एंजाइम का साइज ये काफी बड़ा होता है. एंड ड्यू टू दिस लार्ज साइज उसका नेचर जो है वो कोलॉइडल जैसा होता है. जैसे हमने माइसिलीज का एग्जांपल लिया था कि वो स्फेरिकल शेप की होती हैं, वो एक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वो एक कोलॉइडल सिस्टम बना लेती हैं. वैसा एक सिस्टम होता है वाटर में. तो दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट they form a colloidal system, and these colloidal system they are non dialysible. मतलब कि ये डायलिसिस अगर करें, अगर किसी भी सोल्यूशन की जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है उसकी अगर डायलिसिस करेंगे तो ये बड़ा साइज और कोलॉइडल नेचर होने की वजह से ये डायलिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. मतलब ये दूसरी साइड मूव नहीं करेगा. अगर कोई भी आयंस हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, तो वो तो इजीली डायलिजिबल होते हैं, दे कैन गो आउटसाइड. बट इनका जो प्रॉपर एंजाइम का नेचर है वो नॉन डायलिजिबल है. ठीक है. और वी कैन से अभी जैसे मैंने आयंस बोला है ना, आयंस जो हैं वो कोफैक्टर होते हैं एंजाइम के. अब जो अगर वो कोफैक्टर हैं तो इफ दे आर डिसोशिएटेड विद फ्रॉम द एंजाइम, अपो एंजाइम के साथ वो अगर डिफरेंट है, वो अलग हुए हैं, तो वो दूसरी साइड डिफ्यूज कर सकते हैं अगर वो डिसोसिएटेड फॉर्म में है. अगर वो एक कंप्लीट बड़ा एंजाइम है तो वो
कोलॉइड बना के रखेगा और वो डिफ्यूज नहीं करेगा, और उसका साइज जो है वो बहुत बिग है. दे आर हैविंग अ जॉइंट साइज. their molecular weight ranges from 12,000 to 1 million डाल्टन. ये डाल्टन में ही मेजर होता है ऑलवेज. तो इसका साइज हो गया, और साइज की वजह से इसका कोलॉइडल नेचर होता है. देन इज दी कैटालिटिक नेचर. कैटालिटिक नेचर तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग कि इसकी इफेक्टिवनेस होती है. कैटालिटिक इसका कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल विदाउट दी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो मतलब कि अगर कोई भी एंजाइम नहीं है तो कोई भी रिएक्शन इजीली परफॉर्म नहीं हो सकता. एंड दूसरा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम जब भी काम करता है तो उसमें कोई भी एज सच गंदे मंदे या कोई भी नॉन वांटिंग सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो नहीं बनते. suppose any catalyst is there and it is performing action on any chemical reaction, तो उसमें जो भी अनवांटेड चीजें हैं ना, सपोज अनवांटेड कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर, वो भी बन रहा है जो हमें नहीं चाहिए. लेकिन जब एंजाइम काम करते हैं तो ये साइड प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बनते. ओके, so this is also a feature of enzymes. And they just act catalytically, they accelerate the chemical reactions rate, and they do not normally participate in these reactions. ये अंदर कंज्यूम नहीं होते. कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ये नहीं है कि एंजाइम कंज्यूम हो गया, उस रिएक्शन को बेचारा काम करने में ही लगा रहा और बाद में वो खत्म ही हो गया. ये नहीं कभी भी होएगा. जो एंजाइम है, they are not normally consumed inside the reaction, they only participate in what accelerating the chemical reaction. और जैसे वो पहले थे वो वैसे के वैसे ही एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाते हैं एज सच, विदाउट अंडरगोइंग एनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज. ना ही तो उनकी कंसेंट्रेशन में कोई डिफरेंस आता है एंजाइम की. जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे उतने ही बाद में रिकवर होंगे, या जितने जितनी उसकी क्वालिटी, लाइक उसकी जितना भी इफेक्टिवनेस थी एंजाइम की, वो भी सेव रहेगी. वो जैसे पहले थी, एंजाइम का रिएक्शन पूरा हो गया, वो बाद में भी वैसी ही क्वालिटी रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. ठीक है. So this is a very good factor or property of an enzyme as well. Then we have turnover number, property of, this is also a property of enzyme, that is the catalytic power of an enzyme is basically measured by the turnover number or what we say molecular activity. इसका मतलब होता है कि number of substrate molecules, कितने number of substrate molecules हैं which are converted into a product per unit time. मतलब कुछ एक टाइम है, पर यूनिट टाइम के अंदर उसने एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है. व्हेन तब इसकी भी एक कंडीशन लगती है, व्हेन दैट एंजाइम इज फुली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट. मतलब मैक्सिमम अमाउंट है सबस्ट्रेट की और उसने कितना टाइम के अंदर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है. जितना भी सबस्ट्रेट था उस सारे सबस्ट्रेट को एंजाइम ने, जब वो फुली सैचुरेटेड है उस सबस्ट्रेट के साथ, तब उसने कितना टाइम में कितना सबस्ट्रेट को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है. तो इसका एक टर्नओवर नंबर होता है, दैट इज डिफरेंट फॉर वेरियस डिफरेंट व्हाट वी से एंजाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल द टर्नओवर नंबर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में अपने आप को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट कर रही है. और वी कैन से आयन, नॉट आयन, बेसिकली दे आर, इट इज ऑलरेडी नेम्ड एज कार्बोनिक एसिड. ठीक है. तो ये कार्बोनिक एसिड बन रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में. तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के, मतलब ये दो सबस्ट्रेट हैं, इतने ज्यादा सबस्ट्रेट हैं कि ये पूरा का पूरा सैचुरेट हो चुका है, मतलब कि फुल कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की,
और उतना ही एंजाइम है एंड उसने कितने टाइम में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम, तो उसका टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि it can fall between 1 to 10 raised to power 4 like per second, ऐसा टाइम दे सकते हैं। तो इसका टर्नओवर नंबर होएगा सपोज फॉर कार्बनिक एनहाइड्रेज इज 6 lakhs पर सेकेंड। ओके, तो मतलब इसका टर्नओवर नंबर क्या है, 6 लाख पर सेकेंड एंड इसने इतना पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड या इन्होंने पर यूनिट टाइम में बता के इसने 6 लाख सबस्ट्रेट यूनिट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एंजाइम कि हर एक का टर्नओवर नंबर डिफरेंट होएगा, लेकिन उसका काम करने का वे ऑलमोस्ट सेम है कि वो उसने रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना है, उसने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, उसने जो भी रिएक्शन है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर या पीएच पे ही कंडक्ट करना है। ये जो टेम्परेचर और पीएच का है इफेक्ट दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड, फर्स्ट दीस कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी डन। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। स्पेसिफिसिटी तो पता ही है कि हाँ जी, एंजाइम जो है वो हर एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत स्पेसिफिक है। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन कोई भी एंजाइम कर ले, है ना। तो अगर एक एंजाइम है यूरिएज तो उसमें यही रिएक्शन परफॉर्म करना है और कोई रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक्शन की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है एंड इट इज हैविंग एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दैट इज सम एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट, सिर्फ एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, मतलब एब्सोल्युटली एक ही उसके लिए है। देन इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी में एक एग्जांपल तो हम ले सकते हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज का, मतलब कि वो पायरुविक एसिड जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर भी एक्ट कर सकता है और इट कैन एक्ट ओवर लैक्टिक एसिड एज सबस्ट्रेट, ठीक है। एंड अदर जैसे पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऐसे ही जो और एसिडिक नेचर वाले ग्रुप हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है इनके जैसा, ठीक है, उनके ऊपर ही लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज वर्क कर सकता है। तो इसने अगर पायरुविक एसिड के ऊपर काम करके उसको रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो सिमिलरली उसी में ही लैक्टिक एसिड को दोबारा से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करती। तो इट मीन्स कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं वो एंजाइम्स की ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। वो मल्टीपल सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उनकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी नहीं होती। ये नहीं कि जो एक रिएक्शन है वो ये वाला एंजाइम सिर्फ पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए किसी और एंजाइम की वेट करें, ठीक है, ऐसा नहीं है। यही एंजाइम है जिसकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी है, यही यहाँ से यहाँ कर रहा है और यही बी से ए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में बताया था कि ओनली वन सबस्ट्रेट इज देयर एंड उसी के लिए ये एक्ट कर रहा है। तो यूरिएज ऑलवेज एक्ट ऑन दिस रिएक्शन, मतलब कि उसने प्रोड्यूस करना है अमोनिया, ठीक है, और वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, ओनली ऑन द यूरिया। ये यूरिया है, ये दिस थिंग प्लस वाटर तो एक्स्ट्रा है ना, so NH2C double bond O NH2, this is the chemical structure of urea, so this is only getting converted into ammonia by only one enzyme, that is urease. अब urease ये नहीं कि urease ही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवा के इसमें कन्वर्ट कर दे, ये कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, उसने इधर रिएक्ट करके ये बनाना है, लेकिन ये नहीं कि इसको भी ये बना दे। वो काम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन की हमेशा वो एंजाइम की हमेशा ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है। देन थर्ड इज ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है
कि जैसे हमने पढ़ा है कि एक डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड के साइड पे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। अगर डी ऑप्टिकली डी मतलब राइट साइड पे लगे हुए हैं कोई ग्रुप, उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दे आर सेम, ओनली द डिफरेंस इज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, so they will react those enzymes which react only on one of the two optical isomers। ये optically isomers हैं, अगर वो L के ऊपर एक्ट कर रहा है तो वो कोई और है, जो D पे ऊपर एक्ट कर रहा है वो कोई और है। मतलब कि एंजाइम की ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी होती है, ये नहीं कि जो डी पे एक्ट कर रहा है डी वाली फॉर्म पे ऊपर वही एल वाली के ऊपर एक्ट करे, ऐसा नहीं होता। So always enzymes have optical specificity, means arginase is an enzyme which will act only on L-arginine and not on its D-arginine isomer. ठीक है, similarly D amino acid oxidizes only D amino acid, जितने भी D conformation वाले amino acids है उनके ऊपर एक्ट करेगा, not on the L form of amino acid। ठीक है, ये होगी इनकी ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। देन फोर्थ वन इज द ज्योमेट्रिकली स्पेसिफिसिटी। ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी होती है कि some enzymes exhibit specificity towards cis and transform। There is this feature as well, cis और ट्रांसफॉर्म का फीचर है, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सिस और ट्रांसफॉर्म्स पढ़ी हो then only it can be understood, otherwise you can just write these four features as it is। इतनी डिटेल में नहीं भी जाना, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं तो आप शॉर्ट में बता दो कि एक तो मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट और कोलाइडल नेचर बता सकते हो। सेकंड आप उसका कैटालिटिक नेचर और इफेक्टिवनेस बता सकते हो कि उसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनते। देन उनका टर्नओवर नंबर भी इसी में बता सकते हो। एंड थर्ड इज देयर स्पेसिफिसिटी, उसमें स्पेसिफिसिटी बताओ, एब्सोल्यूट बता दो, ग्रुप बता दो, एंड देन ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी बता दो, एंड जस्ट राइट ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। नो नीड टू राइट इट विद एग्जांपल्स, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन एक ये उतने मार्क्स में नहीं आएगा। सो यू जस्ट राइट दीज फीचर्स। और ऐसे ही फोर्थ फीचर है हीट स्पेसिफिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अब प्रोटीन नेचर है एंजाइम्स का, और हमें ये भी पता है कि जब हम प्रोटीन्स को हीट करते हैं तो उनकी कंफर्मेशन चेंज हो जाती है या फिर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, या उनकी जो भी प्रोटीन की एक्टिविटी थी वो खराब हो जाती है। तो बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर, क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, एंड द रेट ऑफ एन एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम एक्शन का रेट है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि जितना वो काम कर रहा था एंजाइम, सपोज इट वाज एक्टिंग ऑन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर उसमें 10 डिग्री इंक्रीज कर दे टेम्परेचर, मतलब कि 35 कर दें, तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डबल और ट्रिपल हो जाएगा अगर हम कोई भी एंजाइम रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये नहीं कि अब इंक्रीज करी जा रहे हैं और वो 100 डिग्री पे जा रहा है और फिर भी वो डबल ट्रिपल हो ही जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि एक बार तो वो इंक्रीज करता है एंड एट अ लिमिट, एक लिमिट तक पहुंचने पे वो क्या होता है, उसकी उतनी एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब एक प्लेट्यू आ जाता है, अगर फिर भी आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो क्या होएगा, एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट कर जाते हैं, उनके प्रोटीन अमाइनो एसिड सब खराब होना शुरू हो जाएंगे हायर टेम्परेचर पे, एंड आफ्टर दैट द एंजाइम्स विल बिकम डीएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो कोएगुलेट कर जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, डीनेचर कर जाएंगे, और उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा अपसेट हो जाएगा, दैट इज इरिवर्सिबल डैमेज कॉज हो जाएगा इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है, so this is the प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम कि दे वर्क, दे
will increase their enzyme activity, or they will increase their reaction 2 to 3 times for a rise in temperature of 10 degrees Celsius. But when that temperature keeps on increasing and above 60 degree, the enzymes will get denatured, their structure will change, or they will coagulate, and they will not perform any enzyme action, and they will just क्या बोल सकते हैं उसको, there will be a decrease in the enzyme एक्शन कैपेबिलिटी, और वो जो काम कर रहे थे एंजाइम का, जो काम मेन था कि वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा है, एक बार तो उसने इंक्रीज कर दिया, लेकिन एक बार वो पहुंच के स्टेबल हो गया, उसके बाद साथ के साथ वो नीचे, उसका कर्व जो है वो नीचे आना शुरू कर गया, क्योंकि अब वो इनएक्टिव हो गया जब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तब. Then this can be seen in this figure. For example, an enzyme was acting at this thing, that is 20 degree पे वो act कर रहा था. Rate of reaction increase करेगा. कैसे increase करेगा? जैसे जैसे temperature increase करेंगे. अब यहाँ से temperature भी increase कर रहे हैं और rate of reaction भी increase करी जा रहा है. वो एंजाइम का रिएक्शन सपोज 45 तक पहुंच गया. अब 45 से 50 के बीच में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहीं पे रुक गया तो वो अपना एक्शन को स्टेबल कर लेगा, इसके बाद कुछ नहीं करेगा. अगर इसके बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसने क्या करना है, डीनेचर करना शुरू कर देना, और इसकी एंजाइम एक्टिविटी कम होने लग जाएगी और उसका एंजाइम एक्शन भी कम हो जाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी लेस. गॉट इट? समझ में आया ये दिस थिंग, द इंक्रीज? यस मैम. ओके. सो देन इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. ये हमने ग्रुप वाले में भी किया है कि जो एक एंजाइम होता है उसकी कई एंजाइम की, हर एक एंजाइम की नहीं, कुछ एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है टू ब्रिंग अबाउट रिवर्जन इन केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी ए से बी हो रहा था वो बी से ए भी बना देते हैं. ठीक है, ये हो सकती है प्रॉपर्टी. देन पीएच सेंसिटिविटी, अगर तो हमने टेम्परेचर सेंसिटिविटी की है, सिमिलरली वी हैव पीएच सेंसिटिविटी एज वेल. अब जैसे हमने प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन की बात की थी कि उनका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है अमाइनो एसिड्स का. अब जो उनकी पीएच है, मतलब जिस पीएच पे वो एक्टिवली वर्क कर सकते हैं वही पीएच पे वो काम करेंगे. अगर उनकी पीएच का 2 डिग्री कम या 2 डिग्री ज्यादा कर दिया तो वो जो एंजाइम है वो सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो खराब, या वो खराब तो नहीं होएगा, मोस्ट प्रोबेबली जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो डीनेचर कर देता है वैसा कुछ नहीं होएगा, लेकिन उसका एक्शन का जो फीचर है वो वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि वो क्या है, दैट इज सेंसिटिव टू द पीएच. अगर पीएच ऑप्टिमम है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम स्टमक के एंजाइम्स की बात करें, अब स्टमक के एंजाइम को तो पीएच बहुत कम चाहिए, ऑलमोस्ट 1 2 जैसे 2 या 4 पीएच चाहिए. अब अगर तो स्टमक के एंजाइम्स को पीएच ज्यादा दे दे, मतलब अल्कलाइन वाली पीएच मिल जाए, तो वो काम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव हैं एंड दे हैव द सेंसिटिविटी, कि उनकी ये प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की कि उन्होंने उसी पीएच पे काम करना है. अगर आप उनको अल्कलाइन वालों को एसिडिक एनवायरनमेंट दे दो और एसिडिक एंजाइम्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट दे दो तो वो काम करना बंद कर जाएंगे. ठीक है, तो इसमें भी बताया हुआ है कि हाइपोथेटिकली अगर किसी की ऑप्टिमम पीएच 7 है, जैसे हमारे बॉडी के कई एंजाइम्स हैं जो 7 पीएच पे काम करते हैं, अगर उनका 2 डिग्री कम कर दो जैसे 5, या उसका 2 डिग्री बढ़ा दो दैट इज 9 के आसपास, तो उनकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 के आसपास होने लग जाएगी. ठीक है, तो मतलब कि अगर उसको pH 5 दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन को, और वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है, तो उस एंजाइम की जैसे जैसे उस एंजाइम को pH
ऑप्टिमम मिलती जा रही है, उतने धीरे धीरे वो जब मैक्सिमम उसको अपनी ऑप्टिमम पीएच मिलेगी, वो इतना एंजाइम के जो अमाइनो एसिड्स हैं इतने प्रॉपरली ओरिएंट हो जाएंगे कि हाँ अब हम सेटिस्फाइड हैं, लाइक हम क्या बोलते हैं कि हमको जो एनवायरनमेंट चाहिए था हमें वो मिल गया, जैसे हमें जो पीएच चाहिए थी हमें मिल गई, जो टेम्परेचर चाहिए था हमें मिल गया, अब हम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, वो एंजाइम ऐसा बोलेगा, ठीक है। अब जब वो मैक्सिमम वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल इफ वी मेक कीप ऑन मेकिंग दैट एनवायरनमेंट अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन बनाई जा रहे हैं, तो क्या होएगा, उसकी एक्टिविटी फिर से कम होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट जो ऑप्टिमम पीएच थी वो नहीं मिली। दैट्स वाई जब भी हम काम करते हैं आगे आगे कोई भी लैब में या डायग्नोस्टिक लैब में कोई भी काम करेंगे, अगर कोई भी एंजाइम्स के साथ काम कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एंजाइम कौन से पीएच पे वर्क करता है, ठीक है। so there is a chart for some enzymes like pepsin, this is in stomach, तो इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑलमोस्ट 1.5 to 1.6। अब इसको 4-5 पीएच मिलेगी स्टमक में तो ये काम ही नहीं करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, अगर ये डाइजेस्ट नहीं करेगा तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म हमारा अपसेट हो जाएगा। ऐसे ही लाइपेज है उसको 4 to 5 चाहिए, ठीक है। अगर अमाइलेज है उसको थोड़ी सी ऑलमोस्ट इसके जैसी बट ऑलमोस्ट इतनी, अब पैनक्रियाज वाला अमाइलेज है तो उसको ऑलमोस्ट जो मीडियम पीएच है, जैसे न्यूट्रल पीएच होती है वो चाहिए, ठीक है। सो विद दिस दी प्रॉपर्टीज एंड टाइम इज आल्सो लिमिटेड, तो आज तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, so I'll send you this document, and before that I'll just give some introduction of the application part आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें ये है कि एंजाइम्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये थेरापेटिक एप्लीकेशंस भी हैं, ये एनालिटिकल है, मतलब कि ड्रग्स मेडिसिन बनाने में काम होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका काम होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, मतलब पेपर पल्प इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, फूड्स, बेवरेजेस एंड प्रोटीजेज, लैक्टेज, अब डेयरी इंडस्ट्री है उसमें भी ऐसी, लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोइथेनॉल, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं एंजाइम्स के। देन इज डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब मेडिकल पर्पस क्या है, फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं। अब डायग्नोस्टिक तो लैब्स में भी वही करते हैं हम, जैसे अगर किसी लीवर का फंक्शन करना हो तो हम SGOT SGPT ऐसे टेस्ट लगाते हैं जिसमें एंजाइम, लीवर के एंजाइम पता लगते हैं। देन आर दी नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये भी सिक्रीटरी एंजाइम, ये सब आप पढ़ सकते हो। फिर भी I'll take up this topic tomorrow as well। तो आज मैं आपको सेंड कर दूंगी, आज आपने सबने ये पढ़ना है डॉक्यूमेंट, और जितना भी अब तक हमने करवाया है, जितना भी हमने अब तक काम किया है वो सारा आपने एक बार जरूर स्टडी करना है, एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल स्टार्ट विद द एंजाइम काइनेटिक्स। वो एंजाइम काइनेटिक्स तभी समझ में आएगा अगर आप ये वाले सारे टॉपिक्स को एक बार समझ लोगे, जैसे उसका टेम्परेचर, उसका एंजाइम की प्रॉपर्टीज, उसके पीएच, सबस्ट्रेट, एवरीथिंग। अब ये सारी चीजें आपने याद से सबने एक बार एक रीडिंग जरूर देनी है। टुमारो आई विल टेक अप दिस रिवीजन पार्ट ओनली, एंड with this I'll finish it off till today's lecture। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कल पूछ सकते हो, अपने नोट्स को जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। एंड यू कैन हियर दिस लेक्चर एज वेल, जो आपने सब्सक्राइब किया चैनल उस पे।